कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखने हैं? आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट्स की आती है ना? तो सबसे पहले आप एक्स वाई जेड बनाओ। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये वाई एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। डन। ये जो पॉइंट्स मैंने मास हमने यहाँ रखे हैं, क्या आपको अंदाजा हो रहा है ये कहाँ कहाँ है, कौन कौन से प्लेन में है? देखो इसकी साइड कितनी है, ए। क्यूब की साइड कितनी है, ए। ये वाला जो पॉइंट है ये कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब इसके पास ए कोमा जीरो कोमा जीरो। एक्स पे सिर्फ कौन होगा, एक्स होगा। वाई पे कौन होगा, सिर्फ वाई होगा। ये जीरो होगा, राइट। उसके बाद यहाँ आ जाओ, ये वाला कहाँ है, जेड पे। जीरो कोमा ए, जेड पे होगा। ये वाला कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। ये वाला पॉइंट कौन से प्लेन में है, एक्स वाई एक्स जेड प्लेन में। ये कहाँ है, वाई एक्स। तो जिस प्लेन में वही वाले पॉइंट्स होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो बोलो इसका क्या होगा, एक्स और जेड में ए कोमा जीरो कोमा ए। इसका क्या होगा, ये कौन से प्लेन में है, वाई एक्स में। तो ए कोमा जीरो। इसका क्या ये तीनों में है, तुम्हें लग रहा है ये तीनों में है? ये वाला पॉइंट एक्स वाई में और जेड में तीनों में है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स ए कोमा ए। और ये वाई जेड प्लेन में है, तो जीरो कोमा ए। और ये कहाँ है, ओरिजिन। क्या हमने हमने एक एक मास को ओरिजिन पे मानना है, यस दिस वन। सो ऑल कोऑर्डिनेट्स आर देयर। आपको क्या निकालना पड़ेगा, एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम निकालिए। एक्स सी एम, वाई सी एम, जेड सी एम। बोलो, सब पे मास कितना रखा है, एम। सब पे मास एम रखा है। एक एक करके करते हैं। देखो ये इसको यहां से लेते हैं, पहले ये नीचे वाले चार ले लेते हैं, ऊपर वाले चार लेंगे। पहले वाला एम, जीरो पे एम, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, प्लस एम इसका कोऑर्डिनेट ए, ये जीरो पे, प्लस ये वाला ए पे। ऊपर वाले देखो, वो वाला जीरो पे, ए पे ये वाला, ए पे वो वाला, जीरो पे एम वाला, जीरो पे। सही है। डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है, 8 एम। तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो है ना। एम ए कितना आ गया, 3 एम ए हो गया क्या, एम ए और एम ए, और ये 4 एम ए। तो दिस इज 4 एम ए डिवाइडेड बाय 8 एम। तो कितना आ गया ये, A/2। ऐसे वाई सी एम आ जाएगा, करके देखो। वाई सी एम कितना आएगा, एम, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका इसका भी जीरो ना। जो सारे ही जीरो आ गए नीचे वाले तो, है ना। उसके बाद ऊपर ए, ए, ए और ए, फिर से वही। ये कितना आ गया ये, 8 एम। तो 4 एम में इधर नजर आ रहा है, आ रहा है ना समझ। 4 एम में बाय 8, 8 एम कितना आ गया ये, A/2। ये भी A/2 आ गया। जेड सी एम कितना आएगा, एम इंटू, स्टार्टिंग में ये जीरो, ये जीरो, इसका ए, इसका ए, प्लस ऊपर आओ, एम इंटू ए, उसका एम इंटू ए, उसका एम इंटू जीरो, और एम इंटू जीरो। और नीचे अभी भी क्या चल रहा है, 8 एम। टोटल मास 8 है। ये अलग अलग पोजीशन निकाल ली, ये जीरो ये जीरो, एम ए एम ए एम ए एम ए, फिर से A/2। तो दिस इज A/2। ये आना भी चाहिए था, मैंने निकाल के भी दिखा दिया, है ना। सो ये कितना आ रहा है, इसलिए आरसीएम क्या लिखोगे इधर, A/2 कोमा A/2 कोमा A/2। सो दैट इज योर आंसर, है ना। डन।
उसके बाद एक क्वेश्चन करके दिखाइए। नंबर कौन सा क्वेश्चन का? 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरीके से ले लो, लाइन ले लीजिए और एक्स एक्सिस पे 1 kg 2 kg 3 kg ऐसे रखते चले जाओ। हमारी 10th क्लास रिवाइज हो जाएगी इससे। तुमने एपीजीपी पढ़ा, एपी पढ़ा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ ऐसा पढ़ा था, एन इंटू एन प्लस 1/2 डायरेक्ट जोड़ने वाला, तो वही। तो ये 1 kg, ये 2 kg 3 kg एंड सो ऑन अप टू n kg। एन है, n kg। आप यहाँ आ जाओ, इसको 1, 0 दिखाओ, ये 2, 0, ये 3, 0 एंड दिस इज n, 0। ये सारे मासेस ऐसे रखे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर दिस। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। 5 सवाल, बिल्कुल सिंपल कैटेगरी के सवाल हैं ये 5। लग रहा है ये जो सारा का सारा सिस्टम है, इसमें सारे मासेस एक्स एक्सिस पे रखे हैं, तो इसका मतलब एक्सीएम ही निकालना है, वाईसीएम तो निकालना नहीं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बेटा इसके कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस पे हैं? एक्स पे। इसका मतलब मुझे एक्सीएम ही फाइंड आउट करना है, वाईसीएम फाइंड आउट नहीं करना है। अगर आप इसका एक्सीएम निकालने लग जाओ, पहले वाले मास का एक्स कितना है? 1, अगले का कितना है? 2, अगले का कितना है? 3, और ऐसे चलते चलते एन का कितना है? ये डिवाइडेड बाय 1 से लेके 2 से लेके और अप टू एन तक। सही है? कौन जोड़ सकता है इसको? दिग्विजय जोड़ सकता है, मैथ्स वालों? हाँ, कुछ याद है इसका? 1 का, 4 का, फिर 9 का, इसका सम कितना होता है? ऊपर वाले का n × n+1 2n+1/6। याद कर लो, नहीं पता तो इधर आ जाओ। n × n+1 × 2n+1/6, इसका कितना होता है? n × n+1/2। जस्ट ये चीज बताने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है। समझ गए? इनका सम आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, सोल्व करके बताना कितना आ रहा है। 2n+1/3, 2n+1/3 इज योर आंसर। सही है? देखिए, उनके लिए एक छोटा सा रिकेप देखो। हमने अभी कुछ नहीं सीखा, आरसीएम सीखा है। ये होता है M1 R1 प्लस M2 R2 M2 प्लस अप टू Mn। इस आरसीएम में एक्ससीएम भी आता है, वाईसीएम भी आता है, जेडसीएम भी आता है, और आरसीएम को हम एक्ससीएम आई कैप प्लस वाईसीएम जे कैप प्लस जेडसीएम के कैप लिखते हैं। सिंपल। ये जो आरसीएम है, इसमें एक्ससीएम में क्या आएगा? M1 X1 प्लस M2 X2 अप टू Mn Xn डिवाइडेड बाय टोटल मास m लिख सकता हूँ। ऐसे ही M1 Y1 प्लस M2 Y2 अप टू Mn डिवाइडेड बाय कैपिटल M। और ये भी कैसे आएगा? ऐसे। आई थिंक जो क्वेश्चन करे उससे समझ में भी आ गया होगा हमने क्या किया है। तो कल की क्लास में मेनली ये काम हुआ था। कल की क्लास में हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी सीखी थी। अब देखिए, आप इसको ना यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक टाइप नंबर 1 डाल दो। क्वेश्चन नंबर 5 तक टाइप नंबर 1 है, जिसमें सिंपल आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने पड़ रहे हैं। उसके बाद टाइप नंबर 2 देखिए। टाइप नंबर 2, ये जो टाइप 2 है, इसमें आपको बोलेगा कि हमने दो बॉडी का सिस्टम लिया और उसमें एक मास को शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग ऑफ मासेस। आप हेडिंग लिख सकते हो, शिफ्टिंग ऑफ मासेस। और इनके सवालों को कैसे करना है ये भी देखते हैं। मैं दो मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड कामयाब है। कल मैंने कोई ऐसा फॉर्मूला सिखाया आपको? M1 R1 मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, M1 R1 = M2 R2, कल वाली क्लास में। बेटा ये जो R1 है, ये M1 की दूरी है फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। M1 की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। देखो, कंफ्यूजन कहाँ होती है?
वहां सिखाया R1 इज द दूरी ऑफ M1 फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ देखो इस फॉर्मूले में क्या आया था, M1 की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। ऐसे ही R2 कौन है, M2 की दूरी फ्रॉम सेंटर ऑफ मास। अभी हम मासेस को शिफ्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, इसमें क्वेश्चन लिखिए, इफ द 2 kg, मेरे पास ना एक सिस्टम है 2 kg का और 4 kg का, 2 kg एंड दिस इज 4 kg। इसमें ना दो कैटेगरी के सवाल आते हैं, दो कैटेगरी के सवाल। पहली कैटेगरी लिखेंगे, if the 2 kg mass is displaced by 8 meter in left, if 2 kg mass is displaced by 8 meter in left, 8 meter in left, then by what distance, then by what distance 4 kg be displaced so that center of mass remains at same position। इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप, ये देखो, सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट सेम पोजीशन, ये एक कैटेगरी है। मतलब आपने शिफ्टिंग भी करी और आप ये चाह रहे हो जहां पे सेंटर ऑफ मास था वो वहीं रहे, वो हिले ना वहां से। ठीक है, मैं दोनों तरीके से सिखा देता हूँ। रिमेन्स एट सेम पोजीशन, ये एक कैटेगरी है इसमें। देखो करके देखते हैं, एक बार पेन छोड़िए। क्या आपको मैंने सिखाया M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2, दिस वन। आपने क्या कहा कि मैंने 2 किलो वाले को 8 मीटर लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दिया। आप अंदाजा बता सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, 4 kg वाले के पास। कल मैंने सिखाया था कि सेंटर ऑफ मास टू पार्टिकल सिस्टम में हमेशा दो बॉडीज को जोड़ने वाली लाइन पर ही लाई करता है, और और हैवियर के पास लाई करता है। तो मैंने मान लिया होगा यहाँ है, आप इसको डिस्प्लेस करो, इसको भी करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यही पूछ रहा है ये, कहता मैं इसको 8 8 मीटर इधर ले आया लेफ्ट में, कहता 4 kg वाले को कहाँ किधर कैसे ले जाऊं, ये सेंटर ऑफ मास यहीं रहे, राइट। यही क्वेश्चन है, मतलब मुझे मुझे इसको फिक्स करना है। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 सुनिए। आप क्या करोगे स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1, दो ही स्टेप का सवाल है ये। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2 लगाओ। ये कब की सिचुएशन है, स्टेप नंबर 1 इज अ सिचुएशन व्हेन द बॉडी हैज नॉट बीन शिफ्टेड, जब हमने शिफ्ट नहीं किया। तो कैसा है, M1 R1 इक्वल्स टू M2 R2। बोलो M1 कितना है, 2, मैं इसको R1 मान लेता हूँ, ये 2 क्या है, 4, R2 को कितना मान लेता हूँ, मतलब ये R1 है और ये क्या है, R2। यहाँ सेंटर ऑफ मास मैंने मान लिया, तो यहाँ पे 2 × 4 × R2 आ गए। तो ये कटा, तो R1 की वैल्यू 2R2 आ गई कि नहीं आ गई। ये जो मेथड है ये बहुत नेचुरल मेथड है, ये कभी भी गलती नहीं कराएगा तुम्हारी, है ना। मतलब आप जो दूसरा मेथड लगाओगे वो कब लगाना है, वो सिर्फ तब लगाना है जब ये एट रेस्ट हो, है ना। यहाँ है स्टेप नंबर 2। अब बोलो तुम क्या इसका नया पोजीशन बना सकते हो। मान लीजिए यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेस हो गया, ये कितना डिस्प्लेस हो गया, 8 मीटर। अब मुझे वो वहीं रखना है। तो ये जो अभी जो M1 है ये कितनी दूरी पे है, R1 तो ये था ही। अब ये सेंटर ऑफ मास से ये वाला मास कितना दूर हो गया, तो कितना आ गया, 8 प्लस R1 इक्वल्स टू, देखो लगाया यही है, लेकिन अब ये कब लगाया है, आफ्टर शिफ्टिंग। दो ही स्टेप है, एक बार बिफोर शिफ्टिंग लगाओ, एक बार आफ्टर शिफ्टिंग लगाओ। तो आफ्टर शिफ्टिंग M1 8 प्लस R1 इक्वल्स टू, अब ये M2 कौन था, मतलब M1 कौन था, 2, उसके बाद 4, 4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान लो x शिफ्ट कर दिया और प्लस में R2। सो दैट इज द इक्वेशन। सोल्व कर सकते हो, करना सोल्व, करके दिखाओ जल्दी। यहाँ से x, भाई x शिफ्ट होगा, वो x शिफ्ट होने के बाद ये सेंटर ऑफ मास वहीं रहना चाहिए, ये आ गया। बोलो करे सॉल्व। क्या मैंने R1 R2 को एक टर्म में निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, 2 × 8 प्लस R1 की वैल्यू कितनी है, 2R2,
इक्वल्स टू 4x प्लस में 4r2। तो हमने सॉल्व किया 16 प्लस 8 4r2, 4x प्लस में 4r2, ये 4r2 से 4r2 कट गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया? देखो पहले वाले स्टेप ने क्या दिया, R1 और R2 में रिलेशन दे दिया, उसको मैंने आफ्टर शिफ्टिंग में यूज कर लिया, दो ही स्टेप में, समझ गए? तो यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 4 आ गया। इसका मतलब मेरे को 4 सेंटीमीटर ये 4 मीटर ये उधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, उसी पोजीशन पे रहेगा, हिलेगा नहीं। ठीक है, अच्छा इसके बाद मेथड 2, ये मैं आगे चल के भी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन आप अभी के लिए इसको ऐसे पढ़ सकते हो। देखो मैं क्या कर रहा हूं, m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2 डायरेक्ट। x1 x2 क्या है यहाँ पे, शिफ्टिंग। एक बार सुन लो, मैंने वहां लगाया ऐसे, अब मैं लगा रहा हूं m1 x1 इक्वल्स टू m2 x2 डायरेक्ट। मतलब इसमें जो x1 है ये शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग किस किसकी, m1 की, ये किसकी शिफ्टिंग है, m2 की। ये मेथड तभी लगाना जब सेंटर ऑफ मास कहाँ हो, वहीं हिलाना हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 2 kg को उधर ले जाए, फिर 4 kg को कितना ले जाए कि सेंटर ऑफ मास इतना डिस्प्लेस हो जाए? ऐसा सवाल नहीं बन सकता। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास वही है, लेकिन शिफ्टिंग के बाद पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस हो जाए, तब क्या करेंगे? ये भरो, m1 कितना है 2, कितना शिफ्ट हुआ 8, m2 कितना है 4, मैंने मान लिया कितना शिफ्ट हुआ x, सॉल्व किया 4 आ गया। बात समझ में आई? ये डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा। तो कभी भी ये लाइन दिख जाए तो ये ऐसे टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये वाला मेथड लगाना है, कब लगाना है, जब अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उतार लीजिए इसको। 10 मीटर राइट वर्ड, देन बाय व्हाट डिस्टेंस, देन बाय व्हाट डिस्टेंस 1 kg be displaced, 1 kg be displaced, so that center of mass shifts। देखो अब सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट होगा, शिफ्ट्स 2 मीटर राइट वर्ड, राइट वर्ड। दोनों क्वेश्चन की टाइप समझ में आ गई? टाइप नंबर 2 में कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, इसको अंडरलाइन कर लेना कि सेंटर ऑफ मास नाउ इज गेटिंग शिफ्टेड राइट वर्ड बाय 2 मीटर। स्टेप सिखा दिए, करके देखो, पहले बनाओ दोनों को। ये देखो बेटा, ये 1 kg, ये 2 kg, इसका सेंटर मास पक्का यहाँ लाई कर रहा है ऑलरेडी, पहले सी मान लो इसको। तो ये दूरी कितनी है R1, और ये दूरी कितनी है R2। 2 kg को राइट वर्ड शिफ्ट किया, कितना 10 मीटर। तो इसको बाद में हम यहाँ ले गए, यहाँ पे, और कितना डिस्प्लेस किया हमने इसको, 10 मीटर डिस्प्लेस किया, डन। उसके बाद अब मुझे समझ में आता है कि जो सी है वो भी सेंटर ऑफ मास जो है वो 2 मीटर राइट वर्ड शिफ्ट करना है। तो इसका मतलब क्या, मैं इसको कहीं यहाँ ले गया, सी डैश मान लिया इसको, और कितना शिफ्ट कर दिया, ये 2 दे रखा है, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट बाय 2 मीटर राइट वर्ड, ऐसे, क्लियर? तो अभी कैसे करूं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, बिफोर शिफ्टिंग, जब हमने शिफ्ट किया ही नहीं था, तो अच्छा इसको किधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया इसको कितना डिस्प्लेस कर देंगे, x,
1 kg। तो पहले बिफोर शिफ्टिंग की सिचुएशन देखते हैं नॉर्मल। 1 कितनी दूर है, R1 इक्वल्स टू 2 कितनी दूर है, R2। 1 R1 इक्वल्स टू 2 R2। डन। अच्छा, तो यहां से R1 की वैल्यू 2 R2 आ गई। स्टेप नंबर 2 क्या सिखाया, आफ्टर आफ्टर शिफ्टिंग। अब आफ्टर शिफ्टिंग में सिचुएशन देखना, तुम्हारा ये यहां आ चुका है सी डैश। अब मुझे सी डैश से दूरी देखनी है बेटा इसकी। देखो ये 1 kg, एक बार इधर देखो सारे, गलती करोगे नहीं तो। 1 kg यहाँ आ गया। यहां से दूरी देखनी है इसकी, सी डैश की देखनी है। और 2 kg की दूरी देखनी है सी डैश से, ये देखनी है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये 10 है और ये वाली दूरी कितनी बच गई, R2 में से 2 चला गया। ये बात समझ में आई? बोलो 2 kg वाला कितनी दूर है, 10 प्लस R2 माइनस एक्स, कितना डन, इक्वल्स टू, बोलो 1 kg यहां से कितना दूर है सी डैश से, एक्स। तो क्या लिखा, R2 - 2, सॉरी, R2 - 2। यहाँ आ गया 1 kg। 1 kg सी डैश से कितना दूर है, एक्स तो ये रहा, R1 ये रहा और 2 ये रहा, है ना, सिंपल। तो 1 × x + R1 + 2, कोई प्रॉब्लम? बिफोर शिफ्टिंग, आफ्टर शिफ्टिंग। R1 की वैल्यू 2 R2 है, सॉल्व कर दो, एक्स आ जाएगा। अगर आपका माइनस आ रहा है तो वो विद साइन आ रहा है तो उधर शिफ्ट करना, सही है, कर लोगे। अगर आप लोगों को इनकी डेरिवेशंस आती हैं, इनकी डेरिवेशंस, अजम्पशन सेलेक्ट करनी आती है, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं सीखना। वैसे तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करते हैं, लेकिन कई बार जब आपको क्वेश्चंस में लैम्डा सिग्मा रो दिया जाता है तो आपको पूरी की पूरी डेरिवेशन रिपीट करनी पड़ जाती है। देखा कभी ऐसा? हाँ, लैम्डा सिग्मा रो आएगा, देखिए। तो टाइप नंबर 3 डालिए, और ये कॉन्सेप्ट क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। 12th क्लास में जाते ही फिर से आएगा ये, वहां पे चार्ज आएगा, यहाँ पे मास आ रहा है, ठीक है। ये आंसर आंसर कितना है इस क्वेश्चन का, 14। सॉल्व करके x14 आ जाएगा, x14 आएगा। R1 की वैल्यू 2 R2 कर देना इसमें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुझे बताओ, क्या तुमने RCM कैसे निकालना सीखा, RCM, MI/RI/, कैपिटल M आ गया था ना नीचे, दिस वन, ये निकालना सीखा। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम का मतलब क्या है, जैसे रोड दे दी, रिंग दे दी, डिस्क दे दी, स्फीयर दे दिया, इन पे मास कैसा है, एक बार सुन लो, मैं टाइम दे दूंगा, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड जब भी मास सिस्टम आता है तो सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट पोजीशन नहीं निकल सकती, वहां पे क्या करना है, छोटे छोटे मासेस मानने हैं और अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक्सीएम वाईसीएम निकालते हैं। देखो हेयर, ऐसे लिख लेना, हेयर वी नीड टू एज्यूम स्मॉल masses, small masses, and then integrate accordingly। सही है, डन। कैसे मानना है इसमें, जो फॉर्मूले तुम्हारे वहां पे एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम हुआ करते थे, एक्ससीएम आपको लिखना कैसे है, पहले डीएम मानना है, x/dm, दैट्स इट, ये एक्ससीएम आ जाएगा। अब सारा पंगा कौन करेगा, डीएम करेगा। तो देखो m × x लिखा ना मैंने, m × x/y में टोटल मास, जो चीज तुम सबमिशन दे, यहाँ सबमिशन दिखा रहे थे ना ऐसे करके, वो सबमिशन मैंने इंटीग्रेशन डीएम से दिखा दिया। डीएम 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 टुकड़े मिल मिल के, जैसे ये टुकड़ा, ये बोर्ड ले लिया मैंने, इस बोर्ड में ये टुकड़ा ले लिया, ऐसे ऐसे टुकड़े बहुत सारे हैं, उनको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो एक बात तो ध्यान से सुन लो, यहाँ पे इंटीग्रेशन की नीड तुम लोगों को है, अगर नहीं आता है तो घर जाके रिवाइज करो। तो यहाँ पे डीएम एक्स, क्या ऐसे ही वाई सी एम बोलो क्या आएगा, डीएम वाई, है ना,
डिवाइडेड बाय डीएम। जेड सी एम क्या आएगा, डीएम जेड डिवाइडेड बाय डीएम। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट एक्ससीएम, वाईसीएम, जेडसीएम इन केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। अब यहाँ पे क्या समझना है, लिखना नहीं है अभी, रुक जाओ। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन वो तीन तरीके का आता है। पहला देखिए, पहला आता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, इसका नाम क्या है, लेमडा। इसको लेमडा से दिखाएंगे। उसके बाद सेकंड कौन आता है, सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी। इसको किससे दिखाते हैं, सिग्मा से, सिग्मा, ये सिग्मा है ना। और थर्ड कौन आता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, है ना, वॉल्यूम मास डेंसिटी। इसको किससे दिखाते हैं, रो से। सही है। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, लाइन पर मास है, यहाँ पे मास सारा कहाँ है, सरफेस पे। यहाँ सारा कहाँ है, वॉल्यूम में अंदर, है ना। तो लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, तो लेमडा लिखूं, मास कहाँ है, लेंथ के ऊपर। देखो पढ़ने में भी ऐसा लग रहा है कि लेंथ के ऊपर क्या आ गया, मास आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा। सरफेस मतलब एरिया, तो सिग्मा क्या आएगा, मास अपॉन एरिया। रो मास अपॉन वॉल्यूम। वहां ध्यान से देखो मैंने क्या लिखा है, डीएम लिखा है। बोलो ये मास अपॉन लेंथ है, क्या ये छोटा मास अपॉन छोटी लेंथ नहीं हो सकता, हो सकता है। तो आप इसको ऐसे ही पढ़िए कि लेमडा इज डीएम बाय डीएन, ये डीएम बाय डीवी, ये डीएम बाय डीए। देन व्हाट यू रिक्वायर, डीएम, फाइंड आउट डीएम फ्रॉम हियर। क्या आएगा डीएम, मतलब आदत बना लीजिए अब, जब भी लेमडा का केस आए तो यहां से डीएम क्या आएगा, लेमडा डीएक्स। यहां से डीएम कितना आएगा, सिग्मा डीए। आएगा कि नहीं आएगा, आपको इस डीएम की नीड है। जब सिग्मा का रोल आए तब डीएम ऐसे लिखा जाता है, जब लेमडा का रोल आए तो डीएम ऐसे लिखना है। और इसमें डीएम कितना आएगा, रो डीवी, दिस वन। सिंपल, क्लियर है बात। अब देखो यहाँ पे आप एक तरीके से एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे कि रोड आएगी और रिंग आएगी। सिंपल, रिंग भी तो एक लाइन है, रिंग एक कर्व नहीं है, उस कर्व के ऊपर मास है। तो यहाँ पे एरिया में डिस्क आ जाएगा, होलो स्फीयर आ जाएगा। सिंपल समझने के लिए यहाँ पे डिस्क और होलो स्फीयर, यहाँ कौन आता है, बस आप यही ध्यान रखिए और कुछ नहीं बता, सॉलिड स्फीयर। और बाकी जगह जहां जहां भी वो देगा, रो देगा, सिग्मा देगा, याद रखना इस वाले सवालों में लेमडा, सिग्मा, रो ये गिवन होते हैं। देखो जैसे मैंने सिखा दिए, कुछ चीजें समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो मैं यहाँ सिखाऊंगा तुम लोगों को, उसके फॉर्मूले तुम डायरेक्ट लगाओगे, डन। लेकिन मैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा लेमडा, सिग्मा, रो लेके कराऊंगा, लेकिन वो पेपर में लेमडा की वैल्यू बदल देगा, तब तुम्हारा फॉर्मूला किसी काम का नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे से सवाल पूछते हैं, सर इनके डायरेक्ट फॉर्मूले याद क्यों नहीं करते, डायरेक्ट याद हो जाते हैं। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स के लिए याद हो जाएगी, जैसे रोड का बताइए, रिंग का बताइए, स्फीयर का बताइए, इनके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन याद हो जाती है। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, लेमडा, सिग्मा, रो की वैल्यू बदल देगा, और वो बदल देगा तो तुम्हारे वो आंसर्स नहीं रहेंगे। तो दिमाग में एक पिक्चर बना लो, जब भी ये दे दिया पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व दोबारा करना पड़ेगा। सही है, उतारो जल्दी फटाफट, पोस्ट करो भाई इसको। यहाँ सबसे पहली फिगर कौन सी आती है, वन, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म थिन रोड, यूनिफॉर्म थिन रोड। देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, उसका मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम है। मतलब अगर ये रोड है, ये मैं रोड, ये ये रोड है,
इसका तुम यहाँ टुकड़ा देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हर जगह तुम्हारे को मास सेम मिलेगा। मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने अभी कुछ लिखा था ना, मैंने लिखा था कि सेंटर ऑफ मास अगर डिस्ट्रीब्यूटेड का निकालना है तो वहां पे एक छोटा सा मास मानना पड़ेगा, डीएम मानना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, फिक्स है ना। तो डीएम कहीं से तो मानेंगे ना। देखो, मैंने मान लिया ये एम मास की है और एल लेंथ की है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तुम बोले सर कहाँ, बीच में ही होगा। पता है ना हमें बीच में आएगा, यूनिफॉर्म है, मास एम है, लेंथ एल है, तो तुमने बिना निकाले भी बता दिया कहाँ आएगा, बीच में। तो हम ये प्रूव करते हैं ना कि बीच में आएगा। तो आप क्या करो, ये इस एक एंड को ओरिजिन पे मानो, और यहां से एक्स की दूरी पर एक छोटा सा टुकड़ा मान लो जिसकी लेंथ कितनी है, dx, और मास कितना है, dm। तो मैं ये लेट करने वाली चीजें आज समझ में आ गई, ट्वेल्थ में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि एक्स की दूरी पर, क्या मैंने रोड ऐसे रखी थी ना, कौन सी एक्सिस है ये, तो मैंने एक्स में ही लेट किया। अगर ये ऐसे रखी होती तो कहता वाई चल के कितना मान लो डी वाई, जेड में होता तो जेड चल के डी जेड। तो एक्स की दूरी पर कितना टुकड़ा, डी एक्स, उसका मास कितना है, डी एम। अब देखो, यहाँ पे इसका इसका जो डेंसिटी दिया है वो लेमडा गिवन है, ऐसे इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना है, लेमडा है। सबसे पहले देखो ये वाला यूनिटरी मेथड लगाना सीख लो, 11th क्लास। एल लेंथ थी, मास कितना था, एम। मुझे तो इस टुकड़े की का मास चाहिए ना। अगर एल लेंथ का मास एम है तो एक का कितना है, एम बाय एल, और डीएक्स का कितना होगा, एम डी एक्स बाय एल, दिस वन। बोलो ये किसकी वैल्यू आई, डीएम की। एल लेंथ का मास, इतने का मास, इतने का मास, इतने का मास कौन है, तो ये वाली वैल्यू जो आ रही है ये डीएम की आ रही है कि नहीं आ रही। अब मुझे ये समझाओ, क्या तुम्हारी रोड एक्स एक्सिस में है कि वाई में है, जेड में है। तो तुम्हें जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे थे तीन, कौन कौन से लिखे थे, कि एक्स सी एम निकालना है तो डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डीएम, ऐसा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। वाई सी एम निकालना है, वाई सी एम निकालना पड़ेगा, एक्स में है वाई में तो है ही नहीं, तो वाई वाला तो वैसे ही जीरो हो गया। तो एक्स सी एम निकालना है बस, एक्स सी एम निकालते हैं, भरो, लो, एक्स सी एम भरे, डीएम इंटू एक्स डिवाइडेड बाई डीएम। एक बार देख लेना सॉल्व कैसे करना है, लिमिट अभी नहीं लगा सकते, पहले डीएम भरिए। डीएम कितना होता है लैम्डा के टर्म में, जब लैम्डा वाला केस आता है तो डीएम कितना होता है, लैम्डा डीएक्स। तो यहाँ पे मैंने लैम्डा डीएक्स भरा, डन। बोलो एक्स की वैल्यू, अरे डीएम की वैल्यू तो ये निकाली थी ना हमने, बात तो एक ही है। देखो मास अपॉन लेंथ है ना, ये क्या होता है, ये लेमडा, तो ये एक तरीके से लेमडा डीएक्स ही तो है, लेमडा डीएक्स। तो लेमडा डीएक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा डीएक्स। बोलो डी किसके आगे आया, एक्स के आगे, तो लिमिट किसकी लगेगी, एक्स की। कहां से कहां, कहां से कहां मान सकते हो, क्या ये टुकड़ा यहां हो सकता था, क्या ये टुकड़ा यहां हो सकता था। तो जीरो से लेके एल तक, तो जीरो से लेके एल तक हम इस टुकड़े को लेट कर सकते हैं। तो जीरो से एल, डन। लेमडा कांस्टेंट है ना, लेमडा यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो लेमडा बाहर आ गया, बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एक्स डी एक्स जीरो से एल, अंदर यहां भी लेमडा बाहर आया, डी एक्स जीरो से एल। कोई प्रॉब्लम, लेमडा लेमडा तो वैसे ही कैंसिल हो गए। यहाँ आ जाओ, एक्स का आंसर, एक्स की पावर कितनी है, वन, तो कितना आएगा, एक्ससीएम कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, कहां से कहां, ये डीएक्स का आंसर एक्स, तो एक्स कहां से कहां, जीरो से एल, सोल्व कर दो, क्या ये एल स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाय एल, तो सोल्व करके कितना आ गया, एल बाई टू नहीं आ गया। तो देख लो सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, एल बाई टू पे, यानी कि इसके आधे, बिल्कुल सेंटर पे। बात समझ में आ गई। तो ये यूनिफॉर्म थिन रोड ली, तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, देखो कैसे, एल बाई टू एक्स में आया, वाई में कितना है, जीरो, तो दैट इज द आंसर, एल बाई टू कोमा जीरो। इजी है ना।
यहाँ पे सिंपल ये वैल्यू भरनी है, उतार लीजिए। पेपर में क्या करेगा, अब आपने याद कर लिया रोड का कहाँ होता है, L/2 पे, वो याद कर लिया। अब ये जो याद किया ना तुमने, ये सारा खो देगा वो। ठीक है, तो मैं तो कहता नहीं कभी भी याद करो, वैसे हो जाते हैं ये याद, अपने आप ही हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, कहता है इसका जो लेमडा है ना वो लेमडा नॉट एक्स है। इसका मतलब तुम्हारा मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लेमडा नॉट कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है। तो क्या ये नॉन यूनिफॉर्म केस में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ये कैसा भी हो सकता है, इसका टोटल मास एम है, लेंथ कितनी है एल। अब आपको निकालना है फिर से वही चीज। अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला याद है और ये लगाना आता है, देखो क्या लगाऊंगा इसमें। क्या आपको पता है डीएम एक्स, मैं फिर से लिख देता हूँ ये डीएम। बोलो डीएम कितना रखोगे, लेमडा डी एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा डी एक्स। लेमडा की वैल्यू कितनी है, लेमडा नॉट, भरो यहाँ पे, इंटीग्रेशन है ना। बोलो लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगी, अभी भी 0 से एल। पर लेमडा की वैल्यू लेमडा नोट बाहर आ गया, अंदर एक एक्स बच गया, और ये एक एक्स और भी है। आया समझ में, बेटा लेमडा की वैल्यू लेमडा नोट एक्स भरो ना, भरोगे तो एक्स का स्क्वायर नहीं हो गया ये? तो लेमडा नोट कहाँ आ गया, बाहर। तो लेमडा नोट ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया डी एक्स डिवाइडेड बाय लेमडा नोट बाहर आ गया, अंदर भी एक्स डी एक्स बच गया। लेमडा की वैल्यू भरी है, दो बार लगा दिया क्या, लेमडा डी एक्स, इसकी वैल्यू लेमडा नोट एक्स डी एक्स भर दो अब, सिंपल। तो लेमडा नोट बाहर आ गया, ये तो आप कट जाना है। बोलो 0 से एल, ये 0 से एल सोल्व करना है इसको। ऊपर वाले का आंसर बोलो कितना आएगा, डायरेक्ट लिखो। एक्स स्क्वायर का आंसर एक्स क्यूब बाय 3, तो एल क्यूब बाय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन भरनी है, तो डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट लिखना सीखो, एल क्यूब बाय 3। नीचे वाले का एल स्क्वायर बाय 2। सही है, तो यहाँ पे इसको हटा दो, एल क्यूब होगा, तो कितना आ गया ये, 2l बाय कितना आ गया 3 ना, 12/3। आंसर बदला क्या नहीं बदला, लेमडा बदली, सेंटर ऑफ मास बदल गया। यही चीज समझा रहा हूं तुम्हारे को मैं। ये हम क्या करते हैं, हम बहुत ही स्टैंडर्ड केस पढ़ के जाते हैं। वो क्या करता है, तुम्हारे को लेमडा सिग्मा रो बदल के दे देता है, तुम्हारी सारी डेरिवेशन खराब हो जाती है। सुन लो, लेमडा दिखते ही समझ जाना दोबारा डेरिवेशन करनी पड़ेगी, कोई और इलाज है ही नहीं। और इसका तरीका ये रहा, ये लिखना आना चाहिए। आप जितने क्विक इसमें हो गए, उतना तुम्हारा फास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सही है, उतार लीजिए इसको फटाफट। तो इसका इसका आंसर क्या आया, 12/3, 0। डन। अगर इफ लेमडा ऐसा हो, ऐसा, देखो, क्या ऑब्वियसली तुम लेमडा डी एक्स लेमडा की वैल्यू ये वाली भरोगे सॉल्व करके, नीचे एल स्क्वायर भी अब की बार। अब लेमडा ऐसा दे दिया, तो आंसर बताना कितना आएगा। हाँ जी, 3l/4, 3l/4 आएगा। इसका आंसर लिख लो, निकाल के देखना बेटा ऐसे ही सेम इंटीग्रेशन से। इसका आंसर कितना आ रहा है, 3l/4, 0, दैट इज ठीक। हाँ हाँ, लेंथ तो कांस्टेंट है, ये लेंथ है, मास ये वाला लेंथ है ये, m, l। ठीक है, सो ये l लेमडा नॉट कांस्टेंट, l कांस्टेंट ओनली, ये वेरिएबल है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, लेमडा की वैल्यू ए एक्स प्लस बी लिख रखी है। ए कौन है, कांस्टेंट, बी कौन है, कांस्टेंट। कुछ नहीं करना, जो मैंने किया है वहां पे डीएम लेमडा डी एक्स, लेमडा की वैल्यू ये भरनी है, एंड देन इंटीग्रेट। बोलो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x² बाय 2, इसका कितना आएगा बी एक्स। बी का अलग से करोगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कितना होता है 5x, बी का इंटीग्रेशन कितना आएगा बी एक्स। तो जैसे भी नीड हो अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। किसी को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, अपनी कॉपी उठा के दोबारा पढ़ लो, मैंने सिखा चुका हूँ ये, है ना। तो ए एक्स प्लस बी के लिए